क्यों इस संशोधन को लाने की जरूरत पड़ी एनडीए सरकार को? हमारा जो वक्फ एक्ट था अभी तक अमेंडमेंट के पहले, ये एक मुस्लिमीकरण का एक साधन था। इसमें जो एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज और एएसआई की प्रॉपर्टीज का तो प्रावधान बना दिया, लेकिन बाकियों का क्या? एआईएमआईएम जो चीफ हैं ओवैसी, उनका कहना है कि ये हमें हमारे अधिकारों से दूर कर देगा और हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो हमारा गवर्नेंस है उसको हिला के रख देगा। मिस्टर ओवैसी जो कह रहे हैं वो जाती रूप से एकदम ठीक है। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह कब्जा रखी है, अब वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो जो यतीमों का, विधवाओं का, गरीबों का, मजलूमों का हक है, अब उनके कब्जे से जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग ही सीरियसली लेते हैं। जिस असदुद्दीन ओवैसी को नोटा के बराबर वोट दिल्ली के अंदर आते हैं, हैदराबाद के बाहर जिसको कोई मुसलमान भी वोट नहीं करता, 20 करोड़ मुसलमान है इस देश के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं? 1 करोड़ मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करता है। जैसे अगर आपने ओवैसी जी की बात की, ओवैसी जी के बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी जी का एक वीडियो है जिसमें रो रहे हैं कि कैसे हमने हैदराबाद के आंदोलन के जो सरदार पटेल वाले अटैक के समय हमने पुलिस के कैसे डंडे खाए थे, गोली खाई थी। तो वो जो एक कब्जा करने की मेंटेलिटी के कारण एक इमेज चला गया कि ये लुटेरे हैं, कि इनका ब्रांड इमेज यही है कि मौला मौला करना, काफिर का माल अपना। ये लोग सस्ते दरों पर वक्फ की जमीनें खरीदकर अपने रिश्तेदारों में बांट रहे थे। तो ये इस सब चीजों पर रोक लग पाएगी इस संशोधन विधेयक से। मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये जो वक्फ है, इसका जो कॉन्सेप्ट, इसकी जो अवधारणा है, ये किस पर टिकी है? ये टिकी है मुस्लिम लॉ। ये देश क्या है? ये देश तो सेकुलर है। जब ये देश सेकुलर है तो ये जो मुस्लिम लॉ की अवधारणा पर एक कॉन्सेप्ट कैसे चलता है? जो लोग दरगाह में नहीं मानते, मतलब वहाबी, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, ये दरगाह की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें। इतनी पावर्स विश्व में देखा गया किसी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है जितनी पावर्स एक के पास है जी। इससे ज्यादा पावर है वो हमास क्लेम करता है कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर वो बम फेंकता है, वो उसको अल्लाह के द्वारा दी हुई वक्फ की प्रॉपर्टी है और वो उसको मानकर करता है। आपको क्या लगता है, क्या देश में मुसलमान खतरे में हैं? आप देखिए, हमारे देश में माइनॉरिटी का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, आर्मी की हाई पोजीशंस पर जाता है। हमारे देश में आज़ाद होने के बाद जो पहला एजुकेशन मंत्री है वो इस मुस्लिम कम्युनिटी का बनता है। उसके बाद भी अगर ये लोग कह सकते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, 5 वक्त की नमाज करते हैं, उसके बाद भी मुसलमान खतरे में हैं, तो मैं तो ये कहूँगी एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन का ये एपिसोड कई मायनों में खास है, क्योंकि आज हम 1-on-1 चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक पैनल डिस्कशन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इस बार जो मुद्दा है, जो इशू जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ एक्ट को, जिसको उम्मीद एक्ट का नाम दिया है सरकार ने। पिछले कुछ समय से संशोधन को लेकर लगातार बातें हो रही थी। पिछले साल कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन फाइनली लोकसभा से पारित होने के बाद लगभग 17 घंटों की चर्चा के बाद राज्यसभा में ये बिल पारित होता है और फाइनली एक कानून, एक लॉ का रूप ले लेता है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी के बाद। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि इसको लेकर के जो गहमा गहमी है, जो चर्चा है, जो बातें हैं, जो उलझन है, वो लगातार बनी हुई है। जहां एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है ये बिल, ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है और ये मुसलमानों के लिए खतरा हो सकता है, उनकी राइट्स के लिए खतरा हो सकता है। तो वहीं सरकार ने साफ साफ शब्दों में बोला कि ट्रांसपेरेंसी लाएगा और जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो लार्जर गुड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है। अब ऐसे सिनारियों में हमने कोशिश की है समझने के लिए कि ये वक्फ बिल वाकई में जो अमेंडमेंट्स के साथ ये एक्ट बना है, उसमें ये जो संशोधन किए गए हैं वो किस तरह से इस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में काम करेगा, और जो क्रिटिसिज्म है या जो मन में द्वेष है इस बिल को लेकर के, इस एक्ट को लेकर के, वो किस तरीके से उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। एक एमिनेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेरे साथ स्टूडियो में है, एक एक करके मैं उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी, स्पिरिचुअल लीडर हैं और फाउंडर हैं संभव इंटरनेशनल फाउंडेशन की। आपका बहुत बहुत स्वागत।
हमारे साथ हैं श्री प्रियंक कानूनगो जी, मेंबर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंक जी। श्री संजीव नेवर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जेम्स ऑफ बॉलीवुड के ये फाउंडर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री उदय माहुरकर जी। उदय जी फॉर्मर CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और फाउंडर हैं सेव कल्चर सेव भारत के। हमारे साथ हैं श्री प्रदीप भंडारी जी। प्रदीप भंडारी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री प्रणव गोस्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और श्रीमती अमिता सचदेवा जी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं उदय जी आपसे सवाल लेकर के करूंगी। एक जर्नलिस्ट के तौर पे लगभग आपने 30 वर्षों से ज़्यादा समय आपने बिताया है। बहुत करीबी से आपने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे हैं, खासकर गुजरात की जो मूवमेंट थी, जो कुछ भी घटित हुआ वो बहुत करीब से देखा और कवर किया। और एक पत्रकार होने के नाते आप एक मेंटोर भी रहे हैं बहुत सारे लोगों के। भीष्म पितामह कहना आपको पत्रकारिता जगत का गलत बात नहीं होगी। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इतना करीब से जब आपने ये सारी चीज़ें देखी, खासकर जो वक्फ में जिस तरह से संशोधन लेकर के आया गया, क्यों इस संशोधन को लाने की ज़रूरत पड़ी NDA सरकार को? पहले तो मैं जो अमेंडमेंट आया है उसका स्वागत करूंगा। मेरा देखने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत जैसे एक सेक्युलर कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन हर एक ग्रुप को मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो वक्फ एक्ट था अभी तक अमेंडमेंट के पहले, ये एक मुस्लिमीकरण का एक साधन था। इट वॉज एन एक्ट विच वॉज एम्ड एट इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री। इसके जो प्रोविजंस थे, कहीं भी क्लेम रख देना, सरकार की ज़मीन के ऊपर क्लेम रख देना, समझा। तो मुग़ल सल्तनत का जो एंड है वो 1857 में हुआ फाइनली। ऐसा लगता था कि मुग़ल सल्तनत अभी भी चालू है देश के अंदर, समझा। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। अब इसमें एक प्रोटेक्शन का जो रोल है इस एक्ट का, वो चीज़ें इसमें दाखिल की गई हैं, ट्रांसपेरेंसी है, समझा। लेकिन मैं थोड़ा और इतिहास में जाना चाहूँगा। देखिए, भारत का विभाजन कैसे हुआ। भारत का विभाजन हुआ मुस्लिम लीग के कहने से, मुसलमान के एक तबके के कहने से, जिसने कहा कि हमें एक नया देश चाहिए इस्लाम के आधार पे, ठीक है। हिंदुओं ने वो दिया बड़ा दिल रख के। उसके बाद में भारत में क्या होना चाहिए था? भारत के अंदर एक समान व्यवस्था होनी चाहिए थी। उसकी जगह इन्होंने एक इस्लामीकरण, गांधी जी की हत्या का एक फ़ायदा उठा के, जो खास करके जो मुसलमान कट्टरवादी हैं, कांग्रेस का उन्होंने उपयोग किया और देश के अंदर एक मुस्लिम तुष्टीकरण के एक सिलसिला शुरू किया। उसका ही भाग ये वक्फ एक्ट था, समझा। मतलब आप देखिए कि वक्फ एक्ट को स्ट्रांग करते ही गए ये लोग, करते ही गए। दूसरा, आपको याद रहे कि 1945 का जो इलेक्शन है भारत का, लास्ट इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिफोर पार्टीशन, उसके अंदर जो वोटिंग पैटर्न की तरफ अपने को गौर करना पड़ेगा। 1945 का जो इलेक्शन था सेंट्रल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का, उसके अंदर वोटिंग कम हुआ था। मुसलमानों का वोटिंग था 20% और हिंदुओं का था 25%, क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस कम थी, जागृति कम थी। लेकिन 20% में से 87%, 87% ने वोट किया मुस्लिम लीग के लिए। इसका मतलब मेजॉरिटी मुसलमान, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% अगर वोट करते तो वो भी 87% होता, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि मेजॉरिटी मुसलमान इस देश के अंदर पाकिस्तान चाहते थे। अम्बेडकर ने कहा कि अब अदला बदली कर लो, आप मुसलमानों को वहाँ भेज दो, हिंदुओं को वहाँ से बुला लो, ठीक है। वो अपने नहीं किया, एक बड़ा दिल दिखाया, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी का जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसका लाभ उठा के इन्होंने, नेहरू जी और इन लोगों ने एक ऐसा मॉडल ठोक बिठाया देश के ऊपर, जो पूरी रूप से एक, मैं कहूँगा कि एक दूसरा पाकिस्तानी देश के अंदर चल रहा था अभी तक। 2014 के पहले जो आप देखिए पूरा वातावरण, आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स देखें आप, उसके अंदर भी आप स्कूल है, जैसे एक स्कूल है, तो अगर मुसलमान की स्कूल है या क्रिश्चियन की स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो वो मौलवी और फादर को रख सकता है कुरान और बाइबल पढ़ाने के लिए। पर हिंदू की स्कूल है, समझे आप, नॉन माइनॉरिटी स्कूल है, वो आदमी पंडित नहीं रख सकता, गवर्नमेंट एडेड है तो, समझे आप।
तो इस टाइप की डिस्पैरिटी थी उसके अंदर। तो ये सरकार एक पैरिटी इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न कर रही है, और ये जो अपोजिशन का कहना है कि भाई हमारे हकों का, मुसलमानों के हकों का हनन हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने सिर्फ एक समानता लाने का प्रयत्न किया है। दूसरा कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुगल सल्तनत का अंत हो गया 1857 में। बाद में ही सल्तनत जैसे वातावरण घर में देश के अंदर चलता रहे, ये कहाँ तक मुनासिब है। और मैं तो थोड़ी गलती बीजेपी की भी निकालूंगा कि बीजेपी को ये मुद्दा पहले उठाना चाहिए था। तो हम सभी इग्नोरेंट रहे कुछ हद तक, समझे ना। लेकिन जो अमेंडमेंट्स यूपीए लाए 2013 में, वो तो कितने भयंकर थे कि अगर आपकी जमीन पर क्लेम होता है तो आप वक्फ की कोर्ट के अंदर जाओगे, बाहर के कोर्ट में अपील करने को आपको सत्ता ही नहीं थी। आपको सरकार की जमीन पे भी वो क्लेम कर सकते थे, समझा। तो ये जो अमेंडमेंट लाए गए 2013 के अंदर, ये बताता है कि कांग्रेस समय के साथ जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां कांग्रेस की, वो ज़्यादा एक तरीके से प्रबल होती गई। देश की आज़ादी का आप देखें 47 से लेकर अभी तक, तो कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण में, आज कहूँगा कि 140 साल के इतिहास में कांग्रेस के सब में ज़्यादा अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो अगर प्रमाण है कांग्रेस के अंदर, वो आज के कांग्रेस में। तो ये कतई देश अलाउ नहीं कर सकता। आपको एक समानता लानी पड़ेगी, और कांग्रेस और बीजेपी को ये काम आज से 5 साल पहले करना चाहिए था, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। अमिता जी, आप पर आऊंगी। आपने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है ये संशोधन को सामने लाने में, और आप उन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स में से थी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए थे और आपने अमेंडमेंट्स अपने पेश किए थे। लगभग 38 सिटिंग्स हुई थी दिल्ली भर में, और भी अलग अलग स्टेट्स में सिटिंग्स हुई थी, और आपने हिंदू जन जागृति समिति को रिप्रेजेंट किया था। ये जो संशोधन हुए हैं, क्योंकि आप एक प्रोमिनेंट एक मैं कहूँगी एक टीम प्लेयर थी उनकी तरफ से, क्या आप संतुष्ट हैं इन अमेंडमेंट से जो फाइनली अब एक्ट बन गया है? कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अवसर मिला अपने सजेशंस देने का ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू जन जागृति समिति। और जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे सर ने कहा, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत से सजेशंस ऐसे हमारे थे जिनको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। मैं टेक्निकली इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आई और क्या क्या अमेंडमेंट्स जो आनी चाहिए थी जो नहीं आई, और वो कितनी ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन 3A पे आना चाहूँगी, जो इंसर्ट किया गया, जिसमें एक कंडीशंस बताई गई कि कौन कॉम्पिटेंट है वक्फ करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो अगर उनके कोई लीगल हेयर नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी वक्फ को चली जाती थी ऑटोमेटिकली। और उस समय जो उनके फीमेल जो होते थे, वाइफ या डॉटर, उनको लीगल हेयर्स की श्रेणी में नहीं माना जाता था। लेकिन अब एज पर सेक्शन 3A जो फीमेल जो होंगी उनके परिवार की, दे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ लीगल हेयर्स। तो पहले उनको प्रॉपर्टी जाएगी, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को नहीं जाएगी। सेक्शन 3B के हिसाब से ये भी इंसर्ट किया गया कि जितनी भी वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं उसकी डिटेल्स वो पोर्टल पे अपलोड करेगा, डालेगा विद इन 6 months फ्रॉम दिस एक्ट, और उसके बाद फर्दर 6 months का टाइम दिया गया। सेक्शन 3C भी इंसर्ट किया गया, जिसके हिसाब से जो सर ने बताया कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली थ्रू इलीगल मीन्स और थ्रू वट एवर मीन्स, तो वो जो है उनका जो एक्विजिशन है वो दैट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, और एंड इफ दोज कम आउट टू बी द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, उसके हिसाब से फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज में अपडेशन हो जाएगा। सेक्शन 3D ऐसे ही बात करता है ASI की प्रॉपर्टीज। हालांकि जब बिल आया था तब ASI की प्रॉपर्टीज का जिक्र नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज का प्रावधान था। लेकिन इस एक्ट में ASI की प्रॉपर्टीज का भी वही सेम सिमिलर है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, और वो ASI के उसमें ही जाएगा और एज पर द रेवेन्यू अकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है, और जिसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज और ASI की प्रॉपर्टीज का तो प्रावधान बना दिया, लेकिन बाकियों का क्या? जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, जो नॉन मुस्लिम थे, कोई मंदिर की प्रॉपर्टी, किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, उनका कोई प्रावधान नहीं। उनकी प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड ने ले ली वो उनके पास ही रहेगी। ना तो उनके लिए कोई प्रावधान बनाया गया और ना ही उनको ऐसी कोई रेमेडी दी गई कि वो किसी सिविल कोर्ट में भी अप्रोच कर सके, क्योंकि ट्रिब्यूनल को ही अप्रोच करना पड़ेगा
पहले भी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्निकल एरर के कारण कर सकते थे। हालांकि अब ये चेंजेस लाए हैं कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं है, उसको अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेक्शन 28 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये बोला गया है कि जो वक्फ बोर्ड के डिसीजंस होंगे वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसा सजेशन था कि ये सेक्शन हटा देना चाहिए कंप्लीटली, इसको हटाया नहीं गया। ये है इनफैक्ट एक टाइमलाइन और ऐड कर दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और विद इन 45 डेज करेंगे। सेक्शन 40 जो था वो सबसे इट वाज द मोस्ट ड्रैकोनियन सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, जिसके हिसाब से वक्फ कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वो सेक्शन आज की डेट में पूरी तरीके से रिपील हो चुका है। फिर सेक्शन 52A में अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी, जो जिसको वक्फ को लगे कि इस व्यक्ति ने हमारी प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल मीन से एक्वायर की है, तो उसके लिए 2 इयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट का प्रावधान था 1995 के एक्ट में। हमारा ये सजेशन था कि ये सेक्शन हटना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक्ट जो है इट्स अ सिविल लॉ, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल लॉ। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट माइनर सी ये की कि 2 साल की पनिशमेंट तो है, बट इंस्टेड ऑफ रिग्रेस इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सिंपल इम्प्रिजमेंट। फिर आता है सेक्शन 104। सेक्शन 104 जो था वो नॉन मुस्लिम को भी ये अधिकार देता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सके। ये सेक्शन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसमें एक अच्छी बात और की गई कि अब जो है नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट, लेकिन ये जो एक सेक्शन में वक्फ की डेफिनेशन में भी ये ऐड हुआ है कि ऐसा मुस्लिम जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो इस्लाम, वही जो है वक्फ को डोनेट कर सकता है। सेक्शन 107 हट गया। सेक्शन 107 के हिसाब से वक्फ बोर्ड पे लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 है। अगर हम किसी सिविल कोर्ट में कोई सिविल सूट डालते हैं तो हमें लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल सूट फॉर रिकवरी है, कोई भी सिविल सूट है, किसी में 3 साल की लिमिटेशन है, किसी में 6 साल की, किसी में 12 साल की, लेकिन वक्फ बोर्ड को कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो अब लिमिटेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा वक्फ बोर्ड को। सेक्शन 108 जो इवैक्यू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जैसे भी उदय जी ने बताया, तो जो प्रॉपर्टीज जो यहाँ से भारत छोड़ के चले गए उनकी प्रॉपर्टीज वो वक्फ को चली जाती थी, वो सेक्शन आज की डेट में हट चुका है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जो बहुत अच्छी है। एक और अमेंडमेंट जो नहीं हुई, जो हमारा सजेशन था कि होना चाहिए था, सेक्शन 89। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई सूट डालना है, एमसीडी को पार्टी बनाना है, डीडीओ को बनाना है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को पार्टी बनाना है, तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर आप वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहते हैं, उनको भी आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो और अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है जो भी ये जो एक्ट बन करके उम्मीद एक्ट सामने आया है? जितना हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन 100% आप सेटिस्फाइड नहीं है। प्रियंक जी, मैं आपके पास आऊंगी। ऑपोजिशन इस एक्ट को गैर कानूनी बोल रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है, और अभी तक काफ़ी पिटिशंस, लगभग 7 से अधिक पिटिशंस फाइल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो सबसे वोकल वॉइसेस हैं जो इस वक्त देश की, AIMIM जो चीफ हैं ओवैसी, उनका कहना है कि ये हमें हमारे अधिकारों से दूर कर देगा और हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो हमारा गवर्नेंस है उसको हिला के रख देगा। तो इसका समाधान, ये गलत हुआ है हम मुसलमानों के साथ, और ये सरकार की कोई षड्यंत्र सरकार का है इसके पीछे। देखिए, मिस्टर ओवैसी जो कह रहे हैं वो जाती रूप से एकदम ठीक है। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह कब्जा रखी है, अब वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो जो यतीमों का, विधवाओं का, गरीबों का, मजलूमों का हक है, अब उनके कब्जे से जा रहा है। तो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की तरह जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लड़ाई है। देश के मुसलमानों में आज के समय एक बात बहुत क्लियर है, वक्फ की ज़मीनों पे एक पर्टिकुलर मुस्लिम तबके का कब्जा था, जिसको मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे। मान लीजिए ये पूरे देश की मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें से ये जो ढक्कन है ये स्पेन का लगभग 20% पार्ट है, तो ये अशराफ मुसलमान है।
ये पसमानदा मुसलमान है। तो ये ढक्कन जो है पसमानदा मुसलमानों के हक पर लगा हुआ था। बेवा, जैसा अभी मैडम ने बताया कि अगर कोई मेल वारिस नहीं है, कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो विधवाओं का, औरतों का, बेटियों का हक ही नहीं दिया जाता था। ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप इस्लाम की शरियाई प्रैक्टिसेस को भी देखेंगे तो ये उसके खिलाफ बात कर रहा है कि भाई इस तरीके से उसको लीगल हर ना मानना ये गलत है। तो जो यतीमों के खास तौर पे जो प्रॉपर्टीज थी, हमने देश भर में देखा, मैं आपको अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ कि यतीम खानों के नाम पर देश में एक बड़ी वफ़ की प्रॉपर्टियों में एक बड़ा हिस्सा यतीम खानों का है। कोई भी यतीम खाना रजिस्टर्ड नहीं है। यतीम खानों के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। दूसरा बड़ा हिस्सा मदरसों का है। मैंने ऐसे मदरसे, ऐसे यतीम खाने वफ़ की प्रॉपर्टीज़ के विज़िट किए हैं जिनमें साल का जो है लगभग 150 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ इनकम हो रही है। 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है जहां यतीम खाना चल रहा है और उस प्रॉपर्टी की इनकम साल की 15-20 करोड़ है और एक भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता। तो ये जो मजलूमों का हक मारा जा रहा था, उनका हक उनको दिलवाने के लिए एक बड़ी लड़ाई थी जो सरकार ने देश के गरीब मुसलमानों की तरफ से लड़ी है। और ये पसमानदा मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों का हक सुनिश्चित हो, इसलिए तो इस एक्ट का नाम उम्मीद रखा है। और इस उम्मीद से देश भर के जो यतीम हैं, जो विधवाएं हैं, जो गरीब हैं, जो बेघर हैं, एक्चुअली जो किसी ने प्रॉपर्टी दान की है वो इनके लिए की है, उनको अपना हक मिलने की उम्मीद जागी है। प्रदीप जी, अब ये कहा जा रहा है, एक तबका ये भी बात हो रही है कि ये एक बहुत सोची समझी एक पहल है सरकार की, बीजेपी की, जिसमें अलायंस के साथ मिल करके सरकार अपना पॉलिटिकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको पूरा करना चाहती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेगी सरकार? देखिए, पहले तो आपने असदुद्दीन ओवैसी जी की बात करी। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब सीए कानून सरकार ला रही थी, असदुद्दीन ओवैसी जी घर घर जाके बोले थे कि अगर सीए का कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए का कानून इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लोगों को नागरिकता भी मिल चुकी है और किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। देखिए, जितनी भी ये डर फैलाया जा रहा है, ये सबका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है और इनकी जो पॉलिटिकल दुकान है वो इस बात पे चलती है कि मुसलमान समाज गरीब रहे और एक भय के वातावरण में, एक इम्प्लिसिट भय के वातावरण के अंदर रहे। फैक्चुअली स्थिति यह है कि मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम मोदी सरकार में 27% बढ़ी है। फैक्चुअली स्थिति ये है कि हर सरकारी स्कीम के अंदर 25 to 27% बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं। तो जितना 10 सालों के अंदर किसी भी माइनॉरिटीज़ का पर कैपिटा इनकम वाइज या जीवन उद्यान वाइज बेहतरी हुई है, किसी और सरकार में पिछले 70 सालों के अंदर नहीं हुई है। ये एक हिंदू मुसलमान की बात है ही नहीं, ये बात है जस्टिस फॉर द पुअर की। केरला के अंदर वक्फ बोर्ड की तानाशाही की वजह से जो सबसे बड़ी अग्रीव्ड पार्टी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। मुनब्बन के अंदर हमने देखा 600 ईसाई परिवार की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा करा और उनको सालों दर साल ट्रिब्यूनल के अंदर उनका फैसला नहीं आया। ठीक ऐसी बात अलग अलग केरला के इलाकों में आती है। राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, राहुल जी केरला से सांसद रह चुके हैं, प्रियंका वाड्रा जी अभी है, दोनों में से किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। तो माइनॉरिटीज़ के अंदर अगर हम राइट टू माइनॉरिटीज़ की बात करें तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का भी राइट और जस्टिस की बात है। देखिए, अगर आप पार्लियामेंट्री स्पीचेस को उठा के देखेंगे, 1995 की आपने बात करी थी, तब मिनिस्टर थे सीताराम केसरी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर। उनका ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल करना चाहिए। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। 2010 में लालू प्रसाद यादव ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई वक्फ बोर्ड के ज़मीनों के ऊपर डाक बंगले, अपार्टमेंट बन रहे हैं और ये कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर ही भ्रष्टाचार और लूट के अड्डे बन चुके हैं। So despite the appeasement constraints of the opposition, everybody in a parliamentary debate acknowledged that the Waqf board has to be made more transparent and accountable. अब ये किया गया है।
अब अगर मैं एक अग्रीव्ड पार्टी हूं तो मैं सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कहीं भी जा सकता हूं और एक टाइम बाउंड के अंदर फैसला आएगा जो पहले नहीं था। अगर हमारी नीति और नीयत खराब होती तो हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट करते। हमने ये कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, तो ये एक हमारी नीति दर्शाती है। जो कोर्ट के अंदर डिस्प्यूटेड मामले हैं, मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट के अंदर डिस्प्यूटेड है, वो कोर्ट के अंदर फैसला होगा, परंतु अगर वो कोर्ट में मामला नहीं है उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली हम लागू नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से मूल मुद्दा ये है, इट इज अबाउट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन cannot outsource its sovereignty to a private waqf board which is not accountable to the Indian constitution। क्योंकि ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना किसी समाज में किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के नाम पे वक्फ बोर्ड में ये इंश्योर करा था कि अगर अग्रीव पार्टी मैं हूं या कोई भी दूसरा व्यक्ति है, वो सिविल कोर्ट नहीं जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर है। और अगर वक्फ से मुसलमानों का फायदा हुआ होता तो सच्चर कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, उस सच्चर कमेटी ने क्यों कहा कि भाई महिलाओं को इसमें होना चाहिए? उस सच्चर कमेटी ने क्यों कहा जेंडर जस्टिस के लिए इंक्लूसिव होना चाहिए कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जुड़े? इनफैक्ट आपको पता है कांग्रेस सीपीआईएम के एक मेंबर हुआ करते थे राज्यसभा के, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मुतावलीस भी नॉन मुसलमान होने चाहिए 1990s के अंदर। ये उन लोगों का स्टैंड था पार्लियामेंट के अंदर। तो ओवरऑल ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से करती आई है, जो जननी है कम्युनल पॉलिटिक्स की इस देश के अंदर, वो वोट बैंक के नाम पे मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करती है। हमने ये इंश्योर करा है कि भले आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अगर आपकी जमीन पर कोई भी एक बोर्ड कब्जा करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और राइट टू जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। और मैं ओपन चैलेंज आपके माध्यम से किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति को करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2022 के अंदर, 13 के अंदर, 1990s के अंदर और केरला हाई कोर्ट ने अभी टिप्पणी करी है। सबने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बोर्ड है ही नहीं। वक्फ बोर्ड is an administrative board. Waqf is a religious donation, but Waqf board is an administrative board. An administrative board cannot be looked from a religious lens. और इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने एक गरीब का ख्याल रखा है। और एक आखिरी में बात कहूंगा, इसमें 25 to 30% जो अग्रीव पार्टी है, जब जेपीसी को गए थे, मुसलमानों ने कहा था कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। और आज वापस से यही हो गया कि शाहबानों के समय में जहां कांग्रेस पार्टी 178 या 179 रुपीज मंथली मेंटेनेंस शाहबानों को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने ओवरटर्न करा था क्योंकि वो कट्टरपंथी मौलानाओं के बैकिंग में आ गई थी। तो ये फाइट एक गरीब तबके और कट्टरपंथी मौलानाओं को बैक करने वाली कांग्रेस पार्टी के बीच में है। राजीव गांधी ने मौलानाओं का साथ शाहबानों के समय दिया था, उनके बेटे राहुल गांधी भी अभी कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं, पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो राजीव गांधी नहीं है जिन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। तो इसीलिए मोदी जी ने सीए भी लागू किया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी लागू किया और आगे चल के यूसीसी भी आएगा। संजीव जी, जो अभी प्रदीप जी ने बोला है, मैं आपसे पूछूंगी कि सरकार का जो कहना है कि मुस्लिम समाज के लिए कंसर्न है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये कानून लेकर के आए, आप कितना कन्विंस हैं इस बात से? देखिए, इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो मुसलमान ही होंगे, हिंदू इतने बेनिफिशियरी नहीं होंगे। इसको लेकर थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ सरकार से, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए था, पर वो एक अलग विषय है। पर अभी अगर मुसलमानों की बात करें तो आपको एक थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पहली बात, जैसा प्रियंक जी ने बताया था कि ये कुछ 5 स्टार अशरफ मुसलमानों की एक मोनोपोली चल रही थी। कुछ 5 स्टार अशरफ जैसे, जिसमें ओवैसी जी जैसे भी लोग हैं, बेइंतहा पैसा जिसको कहते हैं, दौलत वो है और ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, और उस प्रकार के लोगों का एक वो बन रखा था, एक कार्टेल बन रखा था, जिसका भी धन ले लेंगे, जिसका प्रॉपर्टी, जिसका भी कुछ एक्वायर कर लेंगे, उसको हम मैनेज करेंगे। जो मुसलमानों के बाकी पसमानदा मुसलमान, फॉर एग्जांपल, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं था जो इसमें आया है। और एक बात है कि देखिए, एक मोहम्मद गौरी के टाइम से मुसलमानों का कुछ इन्वेडर मुसलमानों के, जो अपने आप को अशरफ कह देते हैं, एक माइंडसेट बन गया। आप इनसे बात करोगे, इनके मदरसों में भी ये सिखाया जाता है, हमने तो हिंदुस्तान में इतनी हुकूमत की, ये हमारा गनीमत का माल है।
तो क्या हो गया है ना कि एक टिपिकल मुसलमान, और अब क्या, आप चूंकि अवेयरनेस इतनी फैल गई है, एक टिपिकल मॉडरेट प्रोग्रेसिव मुसलमान जो है वो इस स्टिग्मा के कारण परेशान होता है कि उन कुछ लोगों के कारण, जैसे अगर आपने ओवैसी जी की बात की, ओवैसी जी के बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी जी का एक वीडियो है जिसमें रो रहे हैं कि कैसे हमने हैदराबाद के आंदोलन के जो सरदार पटेल वाले अटैक के समय हमने पुलिस के कैसे डंडे खाए थे, गोली खाई थी। तो वो जो एक कब्जा करने की मेंटेलिटी के कारण एक इमेज चला गया कि ये लुटेरे हैं, कि इनका ब्रांड इमेज यही है कि मौला मौला करना, काफिर का माल अपना। तो ये इमेज से मुसलमान भी बचना चाहता है। तो ये जो दो नॉन मुस्लिम को भी इसमें डाला गया, क्योंकि ये बात सच है कि रेट्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखें, देखिए मोहम्मद गौरी के समय से ये वक्फ का चक्कर यहाँ चला। मोहम्मद गौरी आया और उस समय तो यहाँ पर पसमानदा नहीं थे, क्योंकि उसी ने कन्वर्ट करना चालू किया बल्क में। तो तब उसने सबसे पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज़, फिर धीरे 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 जैसे जैसे अशरफ का वो वर्चस्व बढ़ा, तो पसमानदा को प्रैक्टिकली अशरफ जो है वो काफिर ही मानता है, उनको ट्रीट वैसे ही करता है, उनके साथ ना कोई संबंध होता ना कुछ होता, उनको बिल्कुल आउटकास्ट कर रखा है। तो ये अशरफों को कोर्ट्स में अलाउड नहीं थे, और पूरा एक करके, इसीलिए इतना ये 1000 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, तो फिर मुसलमान इतना गरीब क्यों है? क्योंकि जो इनके अशरफ थे उन्होंने कब्जा किया, और ये इतना एक बहुत ही डायरेक्ट एक्शन डे, और ये सब जैसे उदय जी ने भी बताया, बहुत ही रूथलेस पार्टीशन हुआ, एक प्रकार से गुंडागर्दी करके, एक प्रकार से वक्फी है कि आपने पाकिस्तान हथिया लिया, इतना ज़मीन तो पूरा हथिया लिया, यहाँ पर भी बोला हम सबका कब्जा करेंगे। और कांग्रेस की सरकार में, मैं भावना की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा, पर एक जो अप्रोच रहा है उनका वो नपुंसकत्व का रहा है कि हम अपने राइट्स, चलो हिंदू सीधा है उसका छीन कर दे दो, कर लो, और उसको उस हिसाब से कंटिन्यू करते गए, और वो इस स्थिति में बढ़ गई कि 2013 में जाकर और अमेंड करके और उसको ड्रैकोनियन बना दिया। तो ऐसा है कि इसमें जो एक एवरेज मुसलमान है जो स्टिग्मा से दूर होकर मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहता है, उसको इस कलंक से दूर होने का एक अवसर मिलता है। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि केवल रोटी, केवल धन ही मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जिस प्रकार से डेमोनाइजेशन हो रहा है, सम्मान भी आवश्यकता, और ये सारा का सारा डेमोनाइजेशन ये ओवैसी जी जैसे लोग करते हैं। तो ये है अगला विषय, ये है कि मुसलमानों के बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक प्रकार से अगर आप मुसलमानों के सारे, अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखोगे, तो लार्जली देवबंदी माइंडसेट के लोग जो हैं उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। मुसलमानों में और भी सेक्ट्स हैं, 72 से 76 सेक्ट्स तो वैसे ही बोले जाते हैं, कितने माइनर सेक्ट्स हैं उनकी बात तक नहीं होती है। आपको पता है मुसलमानों में वो सेक्ट्स भी हैं माइनर जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये लोगों को पता नहीं है, इनके लिस्टिंग है। तो क्या है कि उनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये हुआ कि भाई चलो बरेलवी भी कुछ होंगे, ये भी होंगे, एक सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो मेरे विचार में इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसमें मुसलमान ही है, और इसीलिए मुसलमान समाज को तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे विचार में। हिंदुओं को थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा सा इसके में हार्ड निगोशिएशन करना चाहिए, पर मुसलमानों के लिए इससे बढ़िया बिल मेरे विचार में प्रो मुस्लिम बिल स्वतंत्रता के बाद में कभी नहीं आया है। संजीव जी, आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों का अगर हम समाचार पे की सुर्खियों पे अगर हम नज़र डालें तो इतने सारा अनरेस्ट हो रहा है, चाहे मणिपुर में एक बीजेपी नेता का घर जला देना, जम्मू कश्मीर असेंबली में जिस तरह से रोष होना। तो आप वेलकम की बात करें, सेलिब्रेशन की बात करें, लेकिन जो स्थिति जो इस वक्त देश की है वो बहुत ही ज़्यादा विपरीत है। यहाँ सीआरपीएफ तैयार है, लोग मतलब एक कैसा सोशल टर्मोइल होने की बात चल रही है, पूरा जो सोशल फैब्रिक है देश का वो इस वक्त हिला हुआ है। लेकिन मैं अगला जी बस एक मिनट, ये किसने हिलाया है? ये जो प्रियंक जी ने जो पेन का ढक्कन दिखाया ना, वो लिखने का काम नहीं करता है, ढक्कन वालों ने किया है। आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए, मैं साध्वी जी आप पर आ रही हूँ। जैसे वक्फ काउंसिल में इन अमेंडमेंट्स की अगर बात करें तो 22 में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं।
इन नॉन मुस्लिम मेंबर्स की प्रेजेंस को लेकर के बहुत सारा इस वक्त लोगों का कंसर्न है, आक्रोश है, बात हो रही है। ये भी बात हो रही है कि क्यों नहीं हिंदू एंडाउमेंट जो बोर्ड है उसमें क्यों नहीं अब मुसलमान आए, या सिख बोर्ड में क्यों नहीं मुसलमान हो। फिर तो मुसलमान भी उसमें होना चाहिए ना, अगर नॉन मुसलमान इस पार्टी में आ रहा है तो वो भी होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या गणित है जो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये रिजॉल्व नहीं हो पाया ये मैटर? स्मृति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब भी इतिहास की घड़ी करवट लेती है तो केवल तारीखें नहीं बदलती हैं, वो चेतना को जगा देती है। और ये जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, ये मात्र एक कानून नहीं लाया गया है, ये वर्षों से दबे हुए अन्याय को एक जवाब मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक मेरी नज़रों में मात्र एक विधेयक नहीं है, ये एक आवाज़ है उन विवेकहीन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो धर्म की आड़ में न्याय को गिरवी रखती रही हैं। आप देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि दो गैर मुस्लिम लोग अगर इस वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगे तो इससे नुकसान क्या है? इससे पारदर्शिता मिलेगी, सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और ऑडिटिंग होगी प्रॉपर। तो अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, आपने गुरुद्वारे की चर्चा करी, आपने मंदिरों की चर्चा करी, तो हम सभी तो बंधे हुए हैं लॉ से, वी अबाइड द लॉ। हमने कभी भी भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई भी कदम नहीं उठाया। तो वक्फ की जो संपत्ति है वो भी भारत के संविधान में रहे, पहली बात। और दूसरी बात, अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक मुसलमान भाई से बात हो रही थी, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, साध्वी जी, जो वक्फ का पूरा तंत्र है ना, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ माफिया चला रहे थे, क्योंकि कुछ एक लोगों के हाथों में इसके राइट्स थे। जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही है कि महिलाओं के पास, मुस्लिम महिलाओं के पास राइट्स नहीं थे, मुस्लिम महिलाओं को उनके राइट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको उनका राइट मिलेंगे। आप देखिए ना, जो वक्फ की ज़मीन है, जिन पर स्कूल होने चाहिए थे, अस्पताल होने चाहिए थे, जिन पर अनाथालय होने चाहिए थे, जिनसे समाज कल्याण की योजनाएं चलनी चाहिए थी, वहाँ पर क्या हो रहा था? बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। ये लोग सस्ते दरों पर वक्फ की ज़मीनें खरीदकर अपने रिश्तेदारों में बांट रहे थे। तो ये इस सब चीज़ों पर रोक लग पाएगी इस संशोधन विधेयक से। एक बात तो ये, और दूसरी बात, अगर आप देखो तो राष्ट्र अब आंखें मूंदे नहीं बैठा है, राष्ट्र जाग चुका है और ये आम मुस्लिम के हित में है। इनको राहत मिलेगी, जो नीचे तबके के लोग हैं, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट इज़ अबाउट द डाउन ट्रॉडन, इट इज़ अबाउट द पीपल जिनको अपना अधिकार नहीं मिला। दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स सिंस एजेस, एंड दिस इज द टाइम कि भारत सरकार ने उनको उनका अधिकार दिया है। तो भारत सरकार तो साधुवाद की पात्र है सबसे पहले। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि इस बदलाव से किसी भी मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनको उनका अधिकार मिलेगा, सांस ले पाएंगे, जी पाएंगे। अभी तक जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा था, अब आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में रहना किसे कहते हैं। शायद आपको तो स्वतंत्रता अब मिली है, हमें 1947 में मिल चुकी थी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि ये जीत है हर उस माँ की जिन्होंने वर्षों से अयोध्या में दीप जलाए हैं। ये जीत है उस युवा की जिसने मथुरा से सवाल पूछा था, क्या मेरा भी कोई इतिहास है? और ये मुस्कान है उस बच्चे की जो ज़मीन पे पढ़ना चाहता है, उस ज़मीन पे जो किसी वक्फ बोर्ड के कब्जे में ना हो। सबसे बड़ी बात है, और ये क्रांति है, और ये क्रांति जारी रहेगी क्योंकि सनातन की धारा है, न रुकती है और न झुकती है। और सबसे बड़ी बात, ये वो भारत का निर्माण होने जा रहा है, विकसित भारत का, जहाँ पर सभी के लिए, कोई किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, सबके लिए कानून समान हो, सबकी श्रद्धा का सम्मान हो, और जो न्याय है वो मात्र कागज पर ही अंकित ना हो, सबके हितों में न्याय हो। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट विल गिव अ बूस्ट इन सोशल वेलफेयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दो गैर मुस्लिम लोगों का होना बोर्ड में, मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई नुकसान होना चाहिए। प्रणव जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितनी भी पॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं देश के, बहुत करीबी से आप उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अपना जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं। पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस इस बिल के आप कैसे देखते हैं, इस एक्ट के आप कैसे देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो साध्वी जी ने अभी बोली कि इसको वेलकम करना चाहिए, जो दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में, उनको वेलकम करना चाहिए। तो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि इस तरीके भी मांग होंगी कि आगे जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है उसमें भी मुसलमानों को जगह मिले, या सिख बोर्ड है उसमें भी मुसलमानों को जगह मिले? स्मृति जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जब ये डिबेट हो रही थी वक्फ बिल को राज्यसभा लोकसभा में, तो जो हमारे माननीय सांसद थे उन्होंने काफ़ी शेर व शायरी का सहारा लिया।
तो मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। जो उदय जी ने बात कही, इस्लामीकरण, जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी सबसे ज़्यादा समय तक, इनकी मंशा बिल्कुल, अगर हम इतिहास को देखें, यही थी कि किसी तरह इस्लामीकरण हो जाए। संविधान की बात कही, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये जो वक्फ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, ये किस पर टिकी है? ये टिकी है मुस्लिम लॉ पर। ये देश क्या है? ये देश तो सेकुलर है। जब ये देश सेकुलर है तो ये जो मुस्लिम लॉ की अवधारणा पर एक कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? हिंदू कोड बिल आया, ठीक है, हिंदू समाज से भी काफ़ी विरोध हुआ था और कुछ आपत्तियां थी, लेकिन व्यवहारिकता को देखते हुए हिंदू समाज ने स्वीकार किया इस रिफॉर्म को। जब 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल नेहरू जी की सरकार में लेकर आया गया था, तब से लेकर अब तक इस देश में धर्म के आधार पर, एक सेकुलर कंट्री जो हमारा संविधान कहता है, वहां पे धर्म के आधार पर सारे फैसले हो रहे हैं। वक्फ बिल की अगर कुछ पिटीशन लगाई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि ठीक से संविधान पढ़ा है कि नहीं। आर्टिकल 25 और 26 जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है और कहता है कि इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का राइट है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन भी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट जो होता है वो किसी भी तरह, स्टेट कैन रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? ये तो संवैधानिक है। जो असंवैधानिक था अब तक, उसको सुधार करने का काम ये वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो उसमें लेकर आए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि जो मंदिर हैं, मठ है, या जो हमारे दूसरे रिलीजन के जो धार्मिक संस्थाएं चल रही है, आपने देखा वो कितनी गौशालाएं चलाते हैं, कितने, अभी हमने कुंभ में भी देखा कि किस तरह के सेवा के कार्य हुए। कोई बड़ा काम या कोई ऐसी धार्मिक जिसको कहे कि सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, जो किसी के जहन में आता हो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। हम तो वक्फ का जब भी हमारे तस्वीर आती है तो यही आती है कि कैसे लूट खसोट हो रही है, कैसे उस पर एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे, सरकारी ज़मीनों पे एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो मुझे ये आप बताइए कि जिनके पास सीमित साधन है, सीमित मठों के पास, मंदिरों के पास, ये लोग इतने सीमित साधनों में इतनी जो समाज सेवा कर सकते हैं, इतने अस्पताल चला सकते हैं, इतने स्कूल चला सकते हैं, इतनी विधवाओं को इतने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला सकते हैं। वक्फ ने ऐसा कौन सा काम किया है? 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था, जो एक जो एस्टीमेट लगाया गया था। और पिछले सालों में अगर आप इनका देख लीजिए, इनसे जो भी रेवेन्यू आता है वक्फ बोर्ड से, 10-12 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, यानी इसका जो मैनेजमेंट है। और यही संविधान में लिखा है, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 और 26, इसमें जो लिमिटेशन है वो यही बात कहता है कि सरकार उस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली चलाने के लिए उस पर अपनी दखल अंदाजी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय ऐसा आ गया है कि अभी इस्लामीकरण तो चलेगा नहीं, बल्कि मैं तो एक कदम और आगे कहता हूं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, अब इसको हटाने की भी जरूरत है। क्या क्रिश्चियन समाज में या बौद्ध समाज में, हिंदू समाज में ऐसा कोई है? एक ही देश में संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, ये कौन से धर्म है? आप बताइए। ये देश सेकुलर देश है, तो फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट क्यों है अब तक? क्यों नहीं यूसीसी है यहाँ पर? तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब शुरुआत हुई है, धीरे धीरे इस्लामीकरण से मुक्ति पाने का समय आ ही रहा है। ऐसे ऐसे एक्ट 370 जिनको कहीं किसी कोठरी के पीछे किसी उसमें दबा के रख दिया गया, जानकारी ना होनी चाहिए, अंधेरे में रखो, इस देश को अंधेरे में रखो।
अब ये अंधेरा नहीं चलेगा, अब मशालें जल रही है, अब मशालें जल रही है। मगर प्रदीप जी, मैं आपसे फिर से ये सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से नॉन मुस्लिम मेंबर्स, क्योंकि इसको लेकर के बहुत चर्चाएं हैं और बहुत रोष है मुस्लिम समाज में, क्या ऐसा होगा, क्योंकि बार बार यही सवाल करा जा रहा है, क्या ऐसा होगा कि हिंदू बोर्ड में क्या मुसलमान चेहरे बैठेंगे? क्या आप मौलवियों को बिठाएंगे हिंदू बोर्ड में, या सिख बोर्ड में क्या मौलवी बैठेंगे? देखिए, कॉन्सेप्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल देश में कोई रोष नहीं है। ये कुछ चुनिंदा लोग जिनकी दुकानें बंद हुई है तुष्टीकरण के नाम पे, जिनको वोट मिलता है, उनको रोष है। असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग ही सीरियसली लेते हैं। जिस असदुद्दीन ओवैसी को नोटा के बराबर वोट दिल्ली के अंदर आते हैं, हैदराबाद के बाहर जिसको कोई मुसलमान भी वोट नहीं करता, 20 करोड़ मुसलमान है इस देश के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं? 1 करोड़ मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करता है। पूरे तेलंगाना में 7% वोट शेयर आता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को सीरियसली मीडिया ज़्यादा लेती है, पर गरीब मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को सीरियसली नहीं लेता। तो कोई रोष नहीं है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी और कुछ चुनिंदा परिवार जिनकी दुकानें बंद हुई है। देखिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए, वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बोर्ड नहीं है। हम कोई मस्जिद या मान लीजिए मदरसे के अंदर कोई हिंदू को नहीं बैठा रहे। वक्फ बोर्ड इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। हिंदू एंडाउमेंट जो है वो कोई जाके कोई जमीनों पे कब्जा नहीं करता। हिंदू मंदिर के साथ में कोई मुसलमान का डिस्प्यूट नहीं होता। इट इज नॉट एन इट इज अ रिलीजियस बोर्ड। तो डू नॉट mix a religious board with an administrative board. So an administrative board, as per the Supreme Court's guideline, will do administrative function. तो आप उसमें कह रहे तो हैं, मेरी आप बात कह रहे हैं सुनिए। कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बोर्ड है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। अब सुनिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं नॉन मुसलमान मेंबर की। यहां पे इंडिविजुअल्स ऑफ एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिसिन कई आ सकते हैं। और अगर आप 1995 के बोर्ड जब डिस्कशन कांग्रेस पार्टी लेके आ रही थी, वहां तक ये कह दिया गया, वहां पे भी ये कहा था कि इंडिविजुअल्स ऑफ एमिनेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन आने चाहिए। तो उसको धर्म के आधार पर आप क्यों देख रहे हो? जब एग्रीव्ड पार्टी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, हर व्यक्ति एग्रीव पार्टी है। भाई आजकल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे इन्होंने कब्जा करने की बात करी। ईडन गार्डन्स को कह रहे हैं वक्फ का लैंड है। 600 किसाई परिवारों की जमीन को कह रहे हैं वक्फ का लैंड है। 90% गोविंदपुरी विलेज के अंदर हिंदू आते हैं, उसको कह रहे हैं वक्फ का लैंड है। 1500 साल पुराने मंदिर को कह रहे हैं वक्फ का लैंड है। तो इनको तो हर चीज वक्फ का लैंड दिखता है। कल को आपके स्टूडियो को भी कह सकते हैं वक्फ का लैंड है। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर जब एग्रीव पार्टी रिलीजन एग्नोस्टिक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑल्सो हैज टू बी रिलीजन एग्नोस्टिक। अगर एग्रीव पार्टी से मुसलमान होती तो आप समझ सकते हैं इट इज एन इंट्रा मुस्लिम अफेयर। The initial concept of Waqf was that a property donated for Islamic purposes. But because the Congress party made it such an enlarging board where the aggrieved party became every poor from belonging to every community, so it is the duty of a state which believes in Constitution of India to implement the Constitution's basic principle of equality and secularism. और जो लोग सेक्युलरिज्म की दुहाई देता है, जो उनका सेक्युलरिज्म क्या पीछे चला गया जब हिंदू आ गया उस बोर्ड के अंदर, तो सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ मुसलमान होना चाहिए बोर्ड में। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है जी? ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये तुष्टीकरण है। तो ये जो बात कर रहे हैं भैया, ये 14 का विरोध है, 26 का विरोध है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी नहीं है इनने। और आप लिख के रखिएगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट से इनकी पिटीशन खारिज होगी, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे। ये मैं आज की तारीख पे आपके शो पे नोट करिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी पिटीशन, वही सिमिलर लोग हैं, वही कपिल सिब्बल जो राम मंदिर के अंदर विरोध किए, वही कपिल सिब्बल इसमें, वही कपिल सिब्बल सीए के वक्त में थे। सेम कैरेक्टर्स आर सिमिलर, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही, इनको तो मिल जाएंगे वकीलों की फीस, पर जब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जजमेंट पास करेगा और कहेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मेरा बेसिक विजडम और कॉमन सेंस कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट तक को गाली देंगे। आप अपने शो पे किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति से क्या आप अपने एक पिटीशन पे साइन करवा के लिख सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करोगे और ये नहीं कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है? नहीं कह सकते ये लोग। इनकी दुकानें बंद हुई हैं, देश में खुशी है, देश का गरीब जीता है, देश में न्याय जीता है। और एक मिनट, मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी इनके लिए गए फैसलों को असंवैधानिक करार दिया था और बाद में ये बिल लेकर आ जाते थे। तलाक बिद्दत, उसको भी अमानवीय कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये फिर जाएंगे। ये तो शुक्र है इस वक्त इनकी सरकार नहीं है और आने वाले समय पे भी नहीं होगी। तो इसलिए संविधान भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। इसमें एक ऐड करना चाहूंगी कि आपने बताया हिंदू एंडोमेंट फंड या फिर सिख बोर्ड जो है, क्या वो मुस्लिम प्रॉपर्टीज में डील करते हैं? हाँ या ना? क्या वो मुस्लिम प्रॉपर्टीज पे कब्जा करते हैं, जैसे प्रदीप जी ने बताया? हाँ या ना? तो आप गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी तो डोनेट भी करवा सकते हो, कब्जा भी कर सकते हो, लेकिन अपने काउंसिल मेंबर में गैर मुस्लिम को रख नहीं सकते। ये कैसा कैलकुलेशन है? बस इतना ही।
मुस्लिम बाय यूज़र की भी जो बात है उसको भी बड़ा कंटेंशियस बताया गया है अमिता जी। उसमें भी बोला गया है कि सप्पल जी क्या कहते हैं कपिल सिब्बल जी की बात हुई है तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, क्यों मुझे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही दे सकता है? अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मैं करना चाहता हूँ तो मैं डोनेट कर तो सकता हूँ। आज मुसलमान बन जाए, उनको मना कर सकते हैं। जी अमिता जी। और कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, कभी भी हो जाए। अगर वो वक्फ को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आज कन्वर्ट हो जाए और 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करें, फिर कन्वर्ट, फिर दे दें प्रॉपर्टी। उन पर तो बहुत संपत्ति होगी, उसमें उनको रुक कौन रहा है? वक्फ का मीनिंग यही है, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करता हो वो वक्फ प्रॉपर्टी कर सकता है और उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से ही अगर कोई हिंदू है आज वो कल वो मुस्लिम बन जाता है और परसों प्रॉपर्टी डोनेट करता है, तो उसने इस्लाम की प्रैक्टिस की कहाँ? तो ये तो उनके फेवर की बात है। आप पहले इस्लाम को प्रैक्टिस तो करो, मुस्लिम बनो तो सही 5 साल के लिए, फिर आप प्रॉपर्टी डोनेट करो। और जो आपने भी बताया वक्फ बाय यूजर, ये भी एक मैं बताना भूल गई, ये भी एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट की सरकार ने कि पहले एक कंसेप्ट था वक्फ बाय यूजर कि अगर वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा है सालों साल से, बट कोई कागज नहीं है उसके पास, लेकिन वो यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। इस कंसेप्ट को भी आज की डेट में हटा दिया गया। ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है। देखिए, इसमें दो तीन बातें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अमेंडमेंट के बारे में प्रदीप जी ने बताया कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेशनल्स, वो लोग जो उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लार्जर बेनिफिट्स के लिए कर सके। आपको ये देखना पड़ेगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम पे अभी हो क्या रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम पे दुकानें बना दी गई हैं और उनका किराया खाया जा रहा है, जो लार्जली हो रहा है। और दुकानें किराए पे दे दी जाती हैं अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को। एक्चुअली उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैक्सिमम उसमें से क्या इनकम जनरेट की जा सकती है, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिटी के लार्जर बेनिफिट में यूज़ की जा सकती है, इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मौलाना आज़ाद से लेकर के 4 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जिन्होंने मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया। तो हमको वफ़ की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल ऐसा करना है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, मुसलमानों के बच्चे जो हैं वफ़ के पैसे से पढ़ सके, वफ़ के पैसे से तरक्की कर सके। जो दूसरी बात जो यहाँ पे बड़ी देर से हो रही है प्रैक्टिस की, देखिए, इस्लाम प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना, इस्लाम को मानना ऐसा नहीं है कि आज मैंने कह दिया मुसलमान तो मुसलमान हो गया। इस्लाम की प्रैक्टिस में नमाज पढ़ना सीखना भी एक प्रैक्टिस का तरीका है, उसमें समय लगता है। इसलिए जो 5 साल का टाइम है, आप किसी धर्म की प्रैक्टिस करना शुरू करके उसके अनुरूप ढल तो जाइए। ऐसे कलमा पढ़ा के किसी को मुसलमान बना लिया मरते आदमी को और उसकी ज़मीन कब्जा ली, ये प्रैक्टिस बंद होना बहुत ज़रूरी है। और सिब्बल साहब की जो बात मैंने पहले कही, वो पढ़े लिखे समझदार हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। तो ये, लेकिन मुसलमानों को भड़काए ना, ये बात। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं जब आरटीआई कमिश्नर था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 20 से लेकर 23 तक, तो गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार मेरे पास थी, तो वक़्फ़ वाले भी मेरे पास आते थे। इतना मिसमैनेजमेंट था उसके अंदर। थोड़ी बहुत स्कूलें थी वो भी चल नहीं रही थी। एक स्कूल के अंदर एक ही टीचर 7-7 क्लास ले रहा था एक दिन के अंदर, आप समझे। अच्छा, ऐसी स्कूल जहाँ जाकिर हुसैन पढ़े हुए हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद पढ़े हुए, ऐसी स्कूलों की हालत ही ख़राब थी, समझा। और केजरीवाल उसका उपयोग कर रहे थे पगार देने के लिए इमामों को, पैसे थे नहीं। मतलब इट इज़ अ टोटली मिसमैनेज इंस्टीट्यूशन जो मैंने देखा। मेरे पास तो कई हेयरिंग्स हुए उनके, और मैं हमेशा जो कॉमन मुस्लिम थे उनके फेवर में मेरा जजमेंट देता था मैं, लेकिन कॉमन मुस्लिम्स वर एट ए लॉस, ये कहूँगा मैं। मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस वॉज टोटली मिसमैनेज्ड। करप्शन उसमें हो रहा था। कई एम्प्लॉय मुझे अकेले में आए, मुझे बोल गए कि यहाँ करप्शन बहुत है, आप इसमें साहब स्टैंड लीजिए, आप समझे। तो ये मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा, तो ये जो कह रहे हैं मेरे सहभागी इसके अंदर, इस डिबेट के अंदर, बिल्कुल सही है एकदम। अच्छा, मैं प्रियंक जी से एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन भी हैं एनसीपीसीआर के, तो इनके साथ मैंने काफ़ी शोज़ पहले भी किए थे, तो जिसमें मैंने मदरसों के ऊपर इनकी राय और टिप्पणी ली थी। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने बोला कि पढ़ाने के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए, तो आप ये जो मदरसे का इकोसिस्टम है, ये जो एक्ट के आने के बाद से, क्योंकि बहुत करीबी से आपने ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो किस तरीके से चेंज होता हुआ ये इकोसिस्टम चेंज होगा और कितना वक्त लगेगा चेंज होने में? ये देवबंदियों के कट्टरपंथ की कमर तोड़ देगा।
मैं आपको ये बात आज बता देता हूँ। क्या है, पूरी देवबंदी पॉलिटिक्स, मैं उसको रिलीजियस एक्टिविज्म नहीं मानता हूँ, पॉलिटिक्स है, वो विशुद्ध रूप से सत्ता को हासिल करने का एक टूल है, देश का इस्लामीकरण करने के लिए। एग्जैक्टली। तो उनकी जो कमाई का मुख्य जरिया है वो वक्फ की हुई प्रॉपर्टियों का किराया खाना। अब ये बताइए, ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है? कोई आदमी मर गया जिसका कोई लड़का नहीं था, अब वही मौलवी आके तो बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी वक्फ कर दो, जो एलुमनाई है देवबंदी है, और किसको कर दो? वही देवबंदी जो वक्फ बोर्ड चला रहे हैं। मतलब मैं ही ये तय कर रहा हूं कि इसकी जमीन मैं ही छीन लूं। अलग अलग मुंह है, अलग अलग हाथ है, लेकिन सारा का सारा जा तो एक ही जगह रहा है। तो जो अरबों रुपए की कमाई हो रही थी देहरादून में, एक प्रॉपर्टी ये देवबंदियों ने जो है जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बगल में ले ली और उसको वक्फ बता दिया और टुकड़ों टुकड़ों में बेच के वहाँ पे लोग बसा दिए। ऐसे हजार एग्जाम्पल हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटी सी जगह पे एक सरकारी स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल था, उस स्कूल में जो है मज़ार बना दी। स्कूल के अंदर मज़ार बना के कह दिया कि भाई ये तो वक्फ की है, और शुक्रवार के दिन छुट्टी करने लगे पूरे स्कूल की कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी पे स्कूल है तो शुक्रवार की छुट्टी होगी। तो वहाँ खड़े होके मज़ार तोड़वाना वो एक बड़ा टास्क था, दंगा होने की संभावना थी। तो पहले किसी भी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए हरी चादर डाल दो और फिर लोगों को भड़का के दंगे का माहौल बनाओ, ये मॉडस ऑपरेंडाई है। मैं तो मानता हूँ अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो इसमें रोहिंग्या और ये जो इलीगल बांग्लादेशी है इनको बसाने का काम भी कहीं ना कहीं ये लोग कर रहे होंगे। अरे मैं आपको बताऊं, मैं मेघालय से आया हूँ, मैं आज जो है मेघालय से लौट के आया हूँ। इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो एक भयंकर आतताई सिपह सालार था मुगलों का, मीर जुमला। अब जो मीर जुमला की इतनी बड़ी मज़ार बनी हुई है मेघालय में, बांग्लादेश बॉर्डर के समीप में, वक्फ की प्रॉपर्टी। अरे जिसने लाखों लोगों को, भारतीयों को मार काट के ख़त्म किया, उसके आप उर्स भरवा रहे हो। तो वक्फ का जो पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडाई है वो मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से चंदे के नाम पे पैसे इकट्ठे करना, गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनना और अमीर मुसलमान उनका उपयोग कर सके, इसका रास्ता बनाना, ये एकदम तानाशाही का मॉडल था। और अगर सही मायनों में बात की जाए तो अगर जर्मनी में वक्फ बोर्ड होता तो कार्ल मार्क्स का पूरा संघर्ष वक्फ के खिलाफ होता। सही बात। मैं संजीव जी आपसे आप प्रणव आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जो इंतहा है अपीजमेंट की, वो हमने कैसे देखी, जैसा भी भाई साहब ने बताया। मुझे ये बताइए कि जो नामकरण, नाम में क्या रखा है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ जाए और देखे बाबर लेन, औरंगज़ेब रोड, तो वो सवाल पूछेगा कि कौन थे औरंगज़ेब। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसके माता पिता क्या कहेंगे? औरंगज़ेब एक ऐसा आदमी था जिसने लाखों लोगों की हत्याएं की, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और उसकी जगह अगर वही नाम महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो फिर कहानी कौन सी नरेट करेंगे उनके माता पिता? देश प्रेम की, बहादुरी की। तो ये डिपेंड करता है कि माता पिता इरफान हबीब टाइप ना हो, औरंगजेब जैसे आक्रांता हो, वो भी हो सकता है। ना कर दें। तो बार बार यहाँ पर मुद्दा यही है कि चाहे वक्फ हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट हो, या फिर कई ऐसी चीज़ें जो हम अदृश्य तरीके से भी जो अपीजमेंट करते हुए दिखते थे, ये सारे प्रमाण हैं कि अपीजमेंट जिसका मूल मकसद है कि इस्लामीकरण, ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उदय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहा था कि देखिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयत्न सरकार ने किया है, जो नए नए प्रावधान जो हैं। एक और इसमें एक प्रयत्न होना चाहिए देश के द्वारा। देखिए जो वहाबी हैं, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, ये दरगाह पूजा में नहीं मानते, संत पूजा में नहीं मानते। ये मानते हैं कि हमारा डायरेक्ट डायलिंग होता है अल्लाह के साथ। और जो बरेलवी वाले हैं वो कहते हैं कि भाई सीढ़ी चाहिए अल्लाह तक पहुंचने के लिए, मतलब संत के थ्रू ही हम जा सकते हैं, संत की जो रूहानी ताकत है वो हमें ले जा सकती है। ठीक है, तो आज की तारीख में 2 ही वक्फ बोर्ड ने, एक शिया और सुन्नी, तो सुन्नी के 2 भाग होने चाहिए। जो लोग दरगाह में नहीं मानते, मतलब वहाबी, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, ये दरगाह की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें। तो देवबंदी सुन्नी वक्फ बोर्ड होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए
बरेलवी सुन्नी वक्फ बोर्ड, बरेलवी मतलब सूफी, वो दरगाह कंट्रोल करेंगे, जो दरगाह नहीं है तो उसको ये कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, एकदम एकदम परफेक्ट बात है, एकदम ठीक बात है। तो देवबंदी का जो पूरा जो इस्लामीकरण का जो एजेंडा है, देखिए जो टेररिस्ट होते हैं देश के अंदर, मैं नहीं कहूँगा कि सभी टेररिस्ट हो गए, जो टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट मुस्लिम टेररिस्ट, वो हमेशा वहाँ भी होता है, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस, पूरे साउथ एशिया के अंदर। और बरेलवी जो है उसमें से एक भी टेररिस्ट आता नहीं है। चलिए, ये तो एक चर्चा का मुद्दा है उदय जी। दूसरा सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ संजीव जी। इतनी पावर्स विश्व में देखा गया किसी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है जितनी पावर्स एक के पास है जी। इससे ज़्यादा पावर है, वो हमास क्लेम करता है कि वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर वो बम फेंकता है वो उसको अल्लाह के द्वारा दी हुई वक्फ की प्रॉपर्टी है और वो उसको मानकर करता है, उसको छोड़कर कहीं नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं बोला, देखिए कुरान में कोई वक्फ का कोई जिक्र है नहीं, हदीसों में अगर आप बोलोगे वक्फ का, वक्फ बोर्ड जैसा कुछ नहीं। अगर मैं उनको मानूं जो कुछ हदीसों को कोट करते हैं तो उनके अंदर तो जो बड़े कंट्रोवर्शियल हदीस है, तो उन पुस्तकों में तो ऐसी बातें हैं कि प्रियंक जी को उसके ऊपर में कोर्ट जाना पड़ गया था कि भाई यहाँ पर इसको मार दो, बच्चे के साथ ये कर दो और वो कर दो। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, विषयांतर होगा। तो कहने का अर्थ है कि इसका कोई डिवाइन, अगर इतना वक्फ महत्वपूर्ण होता तो जब इतना कुरान के इतने 6000 से ऊपर आयतें लिखी तो एक आयत वक्फ के ऊपर लिख देते, शब्द ही लिख देते। ये यहाँ पर आया मोहम्मद गोरी के साथ। तो माइंडसेट जो है वो, जैसा मैंने कहा कि भैया मौला मौला करना, काफिर का माल अपना, और काफिर के माल से फिर हो गया कि भैया पराया माल अपना। ये माइंडसेट को लेकर यहाँ पर कब्जा करने की माइंडसेट इतने वर्षों तक के अंदर में यही इसके पीछे रही है। तो जब 1857 के बाद जब चला भी गया रूल इनका, तो पहले कैसे होता था? मोहम्मद गोरी ने, आपको क्या लगता है कि कैसे किया होगा वक्फ अपना? जहाँ पर मैंने कब्जा किया, ये पूरा प्रॉपर्टी वक्फ, ये पूरा प्रॉपर्टी वक्फ, वो वक्फ के अंदर में वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कौन सा वो आ गया और ये आ गया, सब कुछ आ गया। अभी संभल के अंदर में वो मैं देख रहा था, प्रॉपर्टी कब्जा तो आपने हिंदुओं को ही किया था। हाँ यही है तो? और रियलिटी है। देखिए संभल के अंदर में अभी बोला कि किसी ने वक्फ किया, अच्छा क्या कि कागज पत्थर का कोई माई बाप नहीं है यहाँ पे, तो संभल से बड़ा पूरा एरिया किसी ने वक्फ कर दिया। उसके बारे में पता किया तो बेचारा 5000 रुपये महीने का नहीं कमाता। तो ये तरीके के फ्रॉड किया गया है। एक और बात है, आपको ये समझना पड़ेगा, आप आज के दिन वक्फ बोर्ड करना क्यों चाहते हो? आप सब बोलते हो इस्लामिक या मुसलमान समाज की तरक्की या समाज की तरक्की के लिए। तो तरक्की कराना है तो जैसा इन्होंने बोला, फिर हमें उस बोर्ड में स्पेशलिस्ट चाहिए। और क्या है कि एक मुसलमान को इस देश में उनको माइनॉरिटी स्पेशल बनाते बनाते एक अजायब घर का एक बंदर सा, एक अजीब सा एक ना वस्तु बनाकर अलग से एक प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्यों नहीं इंटीग्रेट होने देते? होना तो ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड में 2 या 3 मुसलमान मेंबर होने चाहिए और बाकी सारे मेंबर्स प्रोफेशनली जो उस प्रॉपर्टी को अच्छे से डेवलप करने में एक्सपर्ट हो। केवल उन एक्सपर्ट्स को, क्योंकि इतने वर्षों से अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए केवल प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक और बात अंतिम, ये जो बोलते हैं कि हिंदुओं में नहीं होता, ये नहीं होता, देखिए ऐसा है, जहाँ पर हिंदू टेम्पल्स भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ पर ऐसा है कि वो बोल देते हैं कि यहाँ का रिटायर्ड जज होगा, यहाँ का डीएम होगा, यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर कोई क्रिश्चियन भी होता है, मुसलमान भी होता है, सब होता है। तो ये फालतू की बातें हैं। साउथ के आप सब के टेम्पल्स का कंट्रोल देखिए, तिरुपति के अंदर में देख लीजिए, क्रिश्चियन थे। तो ये एक टोटल फ्रॉड बात है। यहाँ पर जब अभी कुंभ का भी पिछला जब हुआ था सपा के समय में, तो कुंभ का मैनेजमेंट कौन कर रहे थे? तो ये कुछ नहीं है, ये जितने कर रहे हैं। और आप जो बोले कि इतना दंगा हो रहा है, तो दंगा तो ऐसा है कि औरंगजेब के मानने वालों ने तो अभी नागपुर में भी हरकत करी थी। तो मैं ये कहता हूं कि इनकी संख्या है यहाँ पर और इसीलिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और मुझसे आप पूछें तो मेरे विचार में इस समय में, आपने कहा समाज का कल्याण करना एक उद्देश्य है, बट एक इमरजेंसी रीजन इसको इस समय लागू करने का ये भी था कि देश की सिक्योरिटी का सवाल हो रहा है। इसको नहीं किया तो इसी वक्फ के 2 नंबर के पैसे को लेकर इधर उधर बांट के सारे देश के अंदर में विघटन, आतंकवाद, टेररिज्म, इंटरनल टेररिज्म फैलाया जा रहा है। चलिए मैं आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने अलग अलग वक्फ बोर्ड की बात की, बरेलवी सुन्नी के अंदर देवबंदी सुन्नी वक्फ बोर्ड और बरेलवी सुन्नी वक्फ बोर्ड, तो बरेलवी वालों ने इसकी डिमांड रखी हुई है कई सालों से कि भाई जो दरगाह में नहीं मानते वो दरगाह क्यों कंट्रोल करे? तो डिमांड तो है ही ऑलरेडी, वो मैं सजेशन नहीं कर रहा हूं, उनका डिमांड है भाई। इसमें एक लास्ट बात मैं बताना चाहूँगा। जो उदय जी ने बात कही,
मेरे होम टाउन में, मेरे होम स्टेट में 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहला एक दरगाह, एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट में दरगाह है। अब कंट्रोल वक्फ बोर्ड के कारण आ गया देवबंदी सुन्नियों पे। उस दरगाह में तवर्रुक चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाते हैं, चिरोची का कुछ का, तो हिंदू खा लेता है और जो दरगाह में मानते हैं वो खा लेते हैं। अब वक्फ बोर्ड का जो सुन्नी देवबंदी है वो नहीं खाता, तो जो उसमें आस्था ही नहीं रख रहा, उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक और छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरे होम टाउन में एक मुस्लिम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जमींदार था, वहाँ पे एक देवी जी का पुराना मंदिर था। ये बात में कई साल पुरानी मैं बता रहा हूँ, 60-70 साल पहले। तो शहर के लोगों ने उस समय बात की और उसने वो मंदिर के लिए एक प्लॉट दे दिया, छोटा सा प्लॉट, तो वहाँ पे मंदिर बन गया। आज भी स्थापित मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है। पूरा का पूरा मोहल्ला ही दुर्गा नगर के नाम से जाना जाता है। बाकी प्रॉपर्टी उसने वक्फ कर दी, उसकी तो जिम्मेदारी थी पूरी। भाई साहब, एक इस्लामिक इदारा, एक इस्लामिक बिल्डिंग उस पूरे इलाके में नहीं है। सारे प्लॉट बेच बेच के खा गए, सब खत्म कर दिया। केवल जो एक हिंदू मंदिर के लिए उसने जगह दी थी, वहाँ हिंदू मंदिर है जो उस पर्पस को पूरा कर रहा है। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड ने बेच के खा ली, खत्म कर दी। तो ये प्रॉपर्टी के मिसमैनेजमेंट का एक वाइब्रेंट एग्जाम्पल। चलिए, आखिरी कमेंट्स में साध्वी जी से ले लेती हूँ। पिछले 20 सालों से लगातार स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेटेड साध्वी जी, आपने बहुत करीबी से ये जो भगवा और सनातन, ये सब चीज़ें बहुत आपसे बात भी होती रहती है, चर्चा भी होती रहती है, आपने बहुत करीबी से देखा है। आपको क्या लगता है, क्या देश में मुसलमान खतरे में है? मैं तो ये कहूँगी कि हम हिंदू हैं, हमारे देश में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का एक हमेशा से एक कोल्ड वॉर चलता रहता है ना। माइनॉरिटीज़ बोलते हैं हम सुरक्षित नहीं हैं, मेजॉरिटी अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो माइनॉरिटी के पास है। हम वो उस देश में रहते हैं जहाँ पे सेक्युलरिज्म के नाम पे सारे बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ को मिल जाते हैं। आप देखिए, हमारे देश में माइनॉरिटी का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, आर्मी की हाई पोजीशंस पर जाता है। हमारे देश में आज़ाद होने के बाद जो पहला एजुकेशन मंत्री है वो इस मुस्लिम कम्युनिटी का बनता है। उसके बाद भी अगर ये लोग कह सकते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, 5 वक्त की नमाज करते हैं, उसके बाद भी मुसलमान खतरे में हैं, तो मैं तो ये कहूँगी एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। इनको इसी देश के एक उपराष्ट्रपति ने 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद आखिरी दिन अपने रिटायरमेंट के कहा था कि मुसलमान खतरे में। तो आप मानसिकता समझ सकते हैं। मुसलमान खतरे में नहीं है, बात है कि देश में सौहार्द। उसमें देवर ट्राइंग, सावरकर ने ये कहा था कि जो हक का है, उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो है उसमें कहा है उन्होंने कि उनके हिंदू मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने कि देश के अंदर माइनॉरिटीज जो है उनको पूरा हक मिलेगा, बट द नेशन विल नॉट अलाउ देम टू क्रिएट अ नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। तो ये सब चल रहा था अभी तक, इसको रोकने का सरकार प्रयत्न करिए, जो सराहनीय है। स्वीति जी, बस 5 सेकंड में कहूँगा अब अपनी बात एंड में। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आदरणीय उदय जी ने कही, माइनॉरिटिज्म और सेक्युलरिज्म। Minoritism is an anti-constitutional concept because it means appeasement. Secularism does not mean minoritism. कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक माइनॉरिटिज्म के नाम पे अपीजमेंट किया और उसको ब्रैकेट किया सेक्युलरिज्म। आज ट्रूली अगर कोई सेक्युलर सरकार है जिसमें सनातन को भी इज्जत है और माइनॉरिटी को भी इज्जत है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। मगर मेरे अकॉर्डिंग माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है, मैं दोबारा से इस पे चर्चा आप लोगों के साथ फिर से करूंगी, लेकिन माइनॉरिटी की डेफिनेशन में समझना चाहूंगी कि देश में माइनॉरिटी का जो ब्रैकेट में वो आते कौन कौन से कम्युनिटीज़ हैं, उन पर मैं चर्चा करूँगी, लेकिन आप अपनी बात पूरी। हाँ, मैं बस ये कहूँगी कि देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चर्चा हो रही है। आप अभी टेररिज्म की भी बात हुई। मैं मानती हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है, एक ये प्रश्न। तो देश का माहौल खराब करने की अगर इन लोगों ने ठानी है तो इनको समझना होगा इस बार ये देश का माहौल खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो भारत नहीं है जो पहले वाला था। ये भारत जाग चुका है। तो देश में सौहार्द, सद्भावना और भाईचारा जितना हमारा फर्ज है मेंटेन करना, उससे बड़ी जिम्मेवारी आपकी भी है। तो इसीलिए देश में इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए। और जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा कि एक कोई स्पेसिफिक तबका है जो ऐसी कोशिश कर रहा है, जो चेष्टा कर रहा है, और उसकी चेष्टा पूर्ण तरीके से असफल होगी इसलिए तो। और मुसलमान खतरे में नहीं है और ना ही खतरे में सेक्युलरिज्म है। हम लोग सनातन धर्मी हैं और उसके बावजूद भी सबको सहृदय से स्वीकारा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता वसुधैव कुटुंबकम का और सनातन की उदारता का।
चलिए इसी नोट पे मैं ये चर्चा यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू साध्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आपने अपना समय निकाला। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।